Hi everybody, welcome back to my channel. I am Aditya Kedari and today's topic is appoint ECI members via collegium. ECI का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फिलहाल ऐसा एक रिक्वेस्ट एक पिटीशन फाइल की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हो, उनके अपॉइंटमेंट के जो प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। एक कोलिजियम मतलब एक कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे जो कि गवर्नमेंट को सजेशंस देंगे, जिसके बेस पे ईसीआई मेंबर्स मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा। चलिए डिटेल में जाके देखते हैं। A petition was filed by the Association for Democratic Reforms in the Supreme Court seeking the constitution of an independent collegium to appoint members of ECI. तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करी है कि पिटिशन फाइल किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स, इनका अपॉइंटमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट कोलिजियम जिसमें किसी भी तरीके का गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, इसकी ज़रूरत क्या है। पिटिशन के हिसाब से द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर्स टू द इलेक्शन कमीशन it is solely relied on executive and it is compatible with respect to article 342 324 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका ये मानना है कि जो आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसके हिसाब से जो अभी जो प्रोसीजर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनकम्पैटिबल है। तो हमें ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 है क्या। तो इसके ये आर्टिकल कहता है The election commission shall consist of chief election commissioners and number of other election commissioner as the president may from time to time fix। तो जो प्रेसिडेंट है देश का, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं प्रेसिडेंट साहब, वो डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कितने सारे इलेक्शन कमिश्नर एक ईसीआई के बॉडी में रहेंगे। नॉर्मली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि उनके एक डेप्यूटी होते हैं। उसके पहले 90s के पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बहुत आउट ऑफ मतलब वोटिंग का पैटर्न चेंज हुआ, बहुत सारे लोग वोटिंग करने लग गए, तो ऑब्वियसली 3 कमिश्नर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। उसमें से एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसका जो अपॉइंटमेंट इन लोगों का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाता है, उस हिसाब से प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। लेकिन ऐसा कोई कायदा पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। देखते हैं आगे जाके, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट करते हैं इन लोगों को, तो प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सी। डेमोक्रेसी इज अ फैसेट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ा होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर करके एक कंसेप्ट है, एक डॉक्ट्रिन है जो कि केशवानंद भारती केस में एस्टेब्लिश हुई। उसमें डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। In order to ensure free and fair elections and to maintain healthy democracy in our country, the election commission should be insulated from political and or executive interference। देखिए, अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए, ठीक तरीके से अगर इलेक्शंस को कंडक्ट करना है, तो इलेक्शन कमिश्नर्स पे किसी भी तरीके का पॉलिटिकल दबाव, उनका कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अभी जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 में कि प्रेसिडेंट हायर करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। The appointment of members of election commission on the pick and choose of the executive violates the very foundation for it was created, thus making the commission a branch of executive। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, करेक्ट। प्रेसिडेंट ही ये एग्जीक्यूटिव जो फील्ड है हमारी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसके हेड है। तो वही किसी को भी उठा के बोल देते कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाओ। नॉर्मली ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिशियल से अब बहुत सीनियर आईएएस ऑफिशियल्स होते हैं। देखते हैं जो एक्सपर्ट कमिटीज अब तक इंडिया में अपॉइंट की गई उनका क्या कहना है। 255th Law Commission report, it recommended that the appointment of all the election commissioner should be made by the president in consultation with 3-member collegium or selection committee consisting of prime minister, leader of opposition of Lok Sabha and chief justice of India। तो लॉ कमीशन भी कहता है कि एक कमेटी रखिए या एक कोलिजियम रखिए, कि देयर शुड बी नॉट सिंगल पर्सन, इट शुड बी लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप देखेंगे एक लेजिस्लेटिव ब्रांच का, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, एक जुडिशियल ब्रांच के लोग आके अगर अपॉइंट करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विल बी लेस।
fourth report submitted by the second ARC Administrative Reform Commission in 2007 जनवरी 2007 में रिकमेंडेशन दिया था for the constitution of a neutral and independent collegium headed by the Prime Minister with the Speaker of the Lok Sabha, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Law Minister, Deputy Chairman of the Rajya Sabha as its members. तो फिर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उन्होंने भी यही कहा कि एक कॉलेजियम होना चाहिए जिसमें इतने सारे मेंबर्स होंगे जिसके वजह से न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और जो इंसान जिसको सिलेक्ट किया जाएगा वो मेरिट बेस्ड पे होगा रादर देन किसी भी अपना फेवरेट है तो इसको उठा के कमिश्नर बना दो, इलेक्शन कमिश्नर बना दो, ये नहीं होगा। उसके बाद डॉक्टर दिनेश गोस्वामी कमेटी जो 1990 में उन्होंने रिपोर्ट की थी, इट रिकमेंडेड फॉर द इफेक्टिव कंसल्टेशन विद न्यूट्रल अथॉरिटीज। भैया उन्होंने कॉलेजियम नहीं कहा लेकिन कंसल्ट करना जरूरी है, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि भैया प्रेसिडेंट को थोड़ा सा सपोर्ट को, प्रेसिडेंट को कॉलेजियम जो रिकमेंडेशन के अंदर तो प्रेसिडेंट आराम से उसको हायर कर लेगा। फिर जस्टिस Tarkunde Committee in 1975 recommended that the members of Election Commission should be appointed by the President on the advice of a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India. तो हमने आखिर तक देखा सारे जो एक्सपर्ट कमिटीज है उनका यही मानना है कि एक तो कमिटी होनी चाहिए, कोई कोलिजियम होना चाहिए जहाँ पे अलग अलग लोग आएंगे, जुडिशरी से है, लेजिस्लेटिव ब्रांच से है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, जो लोग एक प्रपोजल देंगे, एक नाम देंगे जिसको जाके आगे प्रेसिडेंट हायर करेगा एज ए इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। ठीक है, ऐसा सबका कहना है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन क्या है हम वो देखते हैं। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है जिसके बेसिस पे ये लोग अपॉइंट होंगे। तो आर्बिट्रेरीनेस, फेवरेटिज्म होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्या होता है, फिलहाल जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो जो इन लोगों को अपॉइंट करते हैं किसके रिकमेंडेशन पे? सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें होने की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो प्राइम मिनिस्टर जिस पॉलिटिकल पार्टी से होगा वो उसी इंसान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हायर करेगा जो उसके पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ताकि इलेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी या कांग्रेस या शिवसेना या राष्ट्रवादी जो भी है उनके फेवर में काम करें। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग किसी और को वोट कर रहे हैं और ये ऑफिशियल्स अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसके अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि देयर इलेक्शन कमिश्नर्स आर एक्टिंग लाइक मर्डरर्स, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में हायर किया कि मद्रास हाईकोर्ट को बोलो अपना जो ये टर्म है मर्डरर्स इसको हटा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा है चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर को, देखो उन्होंने मेटाफर का इस्तेमाल किया है, डोंट टेक इट लिटरली। तो इलेक्शन कमिश्नर को भी चुपने को बोला और मद्रास हाईकोर्ट को भी बोला कि ऐसे टर्म्स इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। Therefore, it is the executive power of the president who appoints them. तो भैया सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वही डिसाइड कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब तो सिर्फ ठप्पा लगा रहे हैं। इससे पॉलिटिक्स होने के चांसेस, न्यूट्रलिटी के चांसेस, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए जो ये पिटीशन फाइल किया गया है कि भैया एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश करिए। However, according to Article 324 Subclause 5 of the Indian Constitution, पार्लियामेंट है, ये जो कमिश्नर्स होते हैं इनकी सैलरी कितनी होगी, इनका टेन्योर कितना होगा, इनकी ट्रांसफर कहाँ होगी, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो लेजिस्लेचर के हाथ में उनकी पावर आ जाती है कि भैया इनकी सैलरीज कितने होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो ये भी एक मैटर है कि भैया ऐसा ना हो जाए कि भाई जो कमिश्नर है वो ऐसा ना कुछ कर ले जिसकी उसकी नौकरी चली जाए, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस आर इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अंडर द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो कैसे आप न्यूट्रलिटी मेंटेन करोगे, इसके वजह से ये कॉलेजियम होने की संभावना है, होनी चाहिए, और सारे एक्सपर्ट्स ने यही कहा है। तो फ्यूचर में ये देखा जाए कि अपॉइंट किया जाए। सो स्मॉल अगेन अनाउंसमेंट, एमपीएससी की इंटीग्रेटेड बैच और यूपीएससी की इंटीग्रेटेड बैच लॉन्च होने वाली है। डेट्स चेंज कर दिए गए हैं। 23 मई संडे, ये आने वाले संडे में सुबह 11 बजे एमपीएससी का ओरिएंटेशन लेक्चर होगा और शाम को 5 बजे यूपीएससी और सोशियोलॉजी का ओरिएंटेशन लेक्चर होगा। किसी को भी इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारे डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो दैट वाज द लेक्चर्स गाइस, थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट, थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.